नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने अमेरिका के एक और F-35 विमान को मार गिराने का दावा किया है। दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने यह फोटो जारी किया है। AI से बनी तस्वीर है। इसमें F-35 की हालत देखिए। अस्थि पंजर हिल गया है, पट्टियां बंधी हुई हैं और किसी तरह से यह जहाज खड़ा है। अमेरिका दावा करता है कि युद्ध क्षेत्र में इस विमान को कोई नहीं भेद सकता है, देख सकता है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि उसने दूसरी बार F-35 को हिट किया है। यह दूसरी तस्वीर भी ईरान ने जारी की है। इसमें F-35 को तंदूर पर भुना जा रहा है। ईरान के लिए यह मामूली कामयाबी नहीं। अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की वायुसेना की तमाम शक्तियों को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान दिखा रहा है कि उसने उसके महंगे और अजेय लड़ाकू विमानों की क्या हालत कर दी है। 800-900 करोड़ का एक जहाज बताया जाता है। पहली बार जब F-35 को ईरान ने हिट करने का दावा किया, तभी दुनिया भर में हंगामा मच गया। आज फिर से ईरान ने एक और F-35 गिरा देने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि सेंट्रल ईरान के आसमान में F-35 लड़ाकू विमान को टारगेट किया गया और इस बार मार गिराया गया। विमान मलबे में बदल गया है। ईरान की तरफ से मलबे के फोटो भी जारी किए गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि विमान में सवार पायलट के बचने की संभावना कम लगती है। यह ईरान का दावा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया है कि हो सकता है पायलट भी ना बचा हो। ईरान ने कहा है कि इस युद्ध के बाद F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी कंगाल हो जाएगी। इसके पहले भी ईरान ने F-35 विमान को हिट करने का दावा किया था, जो बीच उड़ान से लौट गया और खाड़ी के किसी देश के एयरबेस पर उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। पायलट को सुरक्षित बताया गया, लेकिन इस बार विमान के टुकड़े दिखाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विमान क्रैश कर गया, टारगेट किया गया, खत्म हो गया। इस पर अभी तक अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे वीडियो ईरान की तरफ से ही जारी किए जाते हैं कि अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पायलट की खोज में आसपास मंडरा रहा है। ईरान के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पायलट की खोज में आया हेलीकॉप्टर भाग गया क्योंकि बड़ी संख्या में वहां लोग जमा थे। तस्नीम न्यूज़ ने भी कहा है कि अमेरिका अपने पायलट को नहीं बचा सका। ईरान के एक सरकारी मीडिया में कहा गया है कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस बीच तेहरान और खराज को जोड़ने वाले पुल पर बम गिराकर ईरान को अमेरिका ने और उकसा दिया है। ईरान ने बड़े पैमाने पर पुल की तस्वीरों को लेकर दुनिया भर में जारी किया है और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। पूछा है, आतंक कौन फैला रहा है? यह ईरान की सरकार का आधिकारिक हैंडल नहीं है, लेकिन उसकी सेना और प्रचार के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ हैंडल दिखाई देता है। इसने B1 ब्रिज के गिरने की खबर पर बहरीन और सऊदी अरब के बीच बने किंग फहद 4 लेन ब्रिज की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि बहुत सुंदर ब्रिज है। यानी इशारा किया जा रहा है कि ईरान खाड़ी के इस ब्रिज पर हमला कर सकता है, बदला ले सकता है। ईरान दूसरे देशों के पुराने पुलों से B1 ब्रिज की तुलना कर रहा है। लंदन और कैलिफोर्निया के ब्रिज का फोटो जारी कर रहा है और पूछ रहा है कि अमेरिका के इस अपराध पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की शुरुआत ईरान ने नहीं, अमेरिका ने शुरू की। स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला किया। अब पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में B1 सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। हाल ही में बना, जाहिर है महीनों लगे होंगे, लेकिन एक बार की बमबारी में नष्ट हो गया। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई। इसका वीडियो ट्रंप ने जारी किया, ईरान की तरफ से भी जारी हुआ। पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। ईरान बताना चाहता है कि अमेरिका
एक निर्जीव पुल को ढहा कर सीना फुला रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस ब्रिज पर डबल टैप अटैक किया गया है, यानी पहले हमले के बाद जब बचाव दल के लोग जमा हो गए तब उसके बाद फिर से बमबारी हुई। इस्राइल ने लेबनान में कई पुलों को इसी तरह ध्वस्त किया। उसने और कहा है कि लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में 2 और पुलों पर बम गिराए जाएंगे। लोगों को इलाका छोड़ देने के आदेश दिए गए हैं। लेबनान के लोग कह रहे हैं कि वे पाषाण युग में पहुंच गए हैं, उनके नागरिक संसाधनों को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि गजा के बाद लेबनान में क्या हो रहा है। ईरान में खुद ट्रंप क्या करने चले हैं। इस तरह से खुलकर नागरिक ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने कहा कि पुलों पर हमला कर ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम इससे भी मजबूत पुल फिर से बना लेंगे, लेकिन अमेरिका का जो नैतिक पतन हुआ है उसे दोबारा नहीं खड़ा किया जा सकता। पुलों और नागरिक ठिकानों पर बमबारी का एक ही मतलब है, दुश्मन की सेना नैतिक रूप से खोखली हो गई है। ट्रंप ब्रिज पर हमले को लेकर उत्साहित हैं। कह रहे हैं ईरान के पास समय बहुत कम है, उसे तेजी से फैसला करना होगा, वरना अब बिजली घरों को भी टारगेट किया जाएगा। ट्रंप के समर्थक हैं लिंडसे ग्रैहम, खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं ईरान के उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देना चाहिए जिस पर वह टिका हुआ है। उसे एक देश की तरह फंक्शन नहीं करने देना चाहिए। ईरान ने कहा कि अगर ट्रंप ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो हम भी इसराइल और मिडिल ईस्ट के बुनियादी ढांचों पर बमबारी करेंगे। ईरान की IRGC के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया है और चेतावनी दी है कि संयुक्त अरब अमीरात में AI का डेटा सेंटर बन रहा है। यहां पर ऑरेकल, एनवीडिया, सिस्को, सॉफ्टबैंक और G42 के डेटा सेंटर बन रहे हैं। इन सभी को उड़ा दिया जाएगा। 1 मार्च को UAE में अमेजॉन वेब सर्विसेज के 2 डेटा सेंटर पर भी अटैक हुआ। उसी दिन बहरीन में भी एक डेटा सेंटर पर हमला हुआ। पहली बार किसी युद्ध में डेटा सेंटर को टारगेट किया गया है। 31 मार्च को ईरान ने घोषणा की थी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, ओरेकल, इंटेल, HP, IBM, सिस्को, डेल, प्लांटिर और एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बहरीन में एक और डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। 2 अप्रैल को ईरान ने दावा किया दुबई के ओरेकल के डेटा सेंटर पर हमला हुआ। लगता है अमेरिका और इसराइल ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वह खाड़ी के देशों के ढांचे को टारगेट करे और बदले में अपनी जनता के बीच माहौल बना सकें कि अब ईरान पर हमला करना इसलिए जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल, पुल और कंपनियों पर बम गिराते गिराते पूरे इलाके को ये लोग स्टोन एज में पहुंचा दें। युद्ध में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाता, इसे अपराध माना जाता है। लेकिन युद्ध का अपराध अब सिर्फ कागजी बात है। अमेरिका में इंटरनेशनल लॉ के 100 से अधिक एक्सपर्ट ने पत्र जारी किया है कि अमेरिका जिस तरह से बमबारी कर रहा है वह युद्ध के अपराध के दायरे में आता है। इसराइल ने 2 साल गजा में, ईरान में, लेबनान में पुलों, स्कूलों और अस्पतालों को टारगेट किया। युद्ध के अपराध की सजा की परवाह उसने कभी नहीं की। अब ट्रंप भी नेतन्याहू बनने की राह पर चल पड़े हैं। ईरान में अब तक 316 अस्पतालों, स्वास्थ्य इकाइयों पर हमला हुआ है। 600 से अधिक स्कूलों को टारगेट किया गया है। दवा बनाने की फैक्ट्री पर हमला हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान और पूरे खाड़ी के इलाके के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित रिसर्च और पब्लिक हेल्थ सेंटर पर हमला किया है। तेहरान का यह पैस्चर मेडिकल सेंटर मलबे में बदल गया। 100 साल पुराना है। इसे 1920 में पेरिस के पैस्चर इंस्टीट्यूट और ईरान सरकार ने मिलकर स्थापित किया था। तेहरान का पैस्चर इंस्टीट्यूट संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के रिसर्च का बड़ा केंद्र माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी और वैक्सीन के विकास के रिसर्च में इसका बड़ा नाम है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारियों की बढ़ती घटनाओं के चलते इसकी स्थापना की गई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान है कि यह दिल दहला देने वाला, क्रूर, घिनौना और पूरी तरह से शर्मनाक हमला है। अमेरिका और इसराइल दोनों में से किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से यह सरकारी संस्थान के रूप में काम कर रहा था। ईरान के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का केंद्र माना जाता है। प्रोफेसर वली नासिर ने इसे आधुनिक ईरान के हेल्थ केयर सिस्टम का आइकॉन कहा है। इसे ध्वस्त करने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, आप ईरान के आधुनिक इतिहास के विकास के निशानों को मिटा देना चाहते हैं। पेशे से हार्ट सर्जन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दुनिया के तमाम देशों से पूछा है कि अस्पतालों, दवा बनाने वाली कंपनियों और पैस्चर इंस्टीट्यूट पर बमबारी कर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने WHO, रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर से अपील की है कि इंसानियत के खिलाफ हुए इस हमले की सभी निंदा करें। पेजेश्कियान के इस ट्वीट के 5 घंटे बाद WHO के अध्यक्ष का पैस्चर इंस्टीट्यूट पर बयान आया कि पिछले कुछ दिनों में ईरान की कई स्वास्थ्य इकाइयों पर हमला हुआ है। WHO ऐसे 20 हमलों की पुष्टि कर सकता है जिनमें 9 लोगों की मौत हुई है। पैस्चर इंस्टीट्यूट के 2 सेंटर मिलकर WHO के साथ काम कर रहे थे। दिल आराम साइकियाट्रिक अस्पताल को हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है। तौफीक दारू फार्मा कंपनी पर भी हमला हुआ। तेहरान के बाहर भी स्वास्थ्य इकाइयों पर हमले हो रहे हैं। यह युद्ध नागरिकों, मरीजों और उनके इलाज करने वालों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। शांति ही सबसे अच्छी दवा है। ऐसे हमलों को ईरान नहीं रोक पा रहा। अमेरिका और इस्राएल के विमान उसके एयर स्पेस में घुसकर बमबारी कराते हैं। इन हमलों को रोकने में ईरान की क्षमता निश्चित रूप से कमजोर नजर आती है, लेकिन ईरान की मिसाइल शक्ति अभी कमजोर नहीं पड़ी। ट्रंप ने दावा तो कर दिया कि ईरान की 90% मिसाइलों को खत्म कर दिया गया है, मगर CNN की एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका की खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान की आधी से अधिक मिसाइलें पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी रिपोर्ट है कि वो अगले 1 से 2 महीने तक अपने रॉकेट से हमला कर सकता है। यह दावा इस्राएली सेना के रेडियो का है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 8 से 10 हजार रॉकेट का भंडार है। यह वीडियो हो सकता है ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो हो। ईरान की तस्नीम न्यूज ने जारी किया है कि इस्राएल की सीमा को पार करते हुए उसकी मिसाइलें टारगेट पर जा रही हैं। जिस तरह के बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, उसी से संदेह होता है कि वीडियो एडिटेड भी हो सकता है। ऐसे कई वीडियो आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कई बार पुष्टि नहीं हो पाती कि बम गिरे कहां हैं, नुकसान कितना हुआ। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उसके इंटरसेप्टर को पार करती हुई सेंट्रल तेल अवीव में गिरी है। वहां की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तुर्की की न्यूज एजेंसी AA ने रिपोर्ट किया है कि ग्रेटर तेल अवीव के 9 इलाकों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। इसराइल की सरकारी मीडिया KAN और इसराइल के अखबार हारेस ने भी कहा है कि 9 इलाकों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। हारेस ने लिखा है कि उत्तरी इसराइल में ईरान की मिसाइलों ने 6 ठिकानों को टारगेट किया। एक और खबर हारेस से मिली। गुरुवार की सुबह ब्नी ब्रैक की गलियों में पानी फैल गया। ईरान ने इलाके की पाइपलाइन को डैमेज कर दिया। एक खबर और है कि इसराइल में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। इसका मतलब है इसराइल को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। उधर ईरान ने कुवैत की रिफाइनरी पर तीसरी बार हमला कर दिया। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि इस हमले के कारण मिना अल अहमदी प्लांट को बंद करना पड़ा। यह कुवैत का काफी अहम रिफाइनरी प्लांट है। कुछ समय पहले भी इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया। इसके अलावा कुवैत के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला हुआ है। ईरान का कहना है हमला उसने नहीं किया, इसराइल ने किया होगा। ईरान की सेना ने इस हमले की निंदा की है, लेकिन कुवैत इस हमले का जिम्मेदार ईरान को बता रहा है। इस बीच ब्रिटेन कुवैत को एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। ईरान ने दुबई में ओरेकल के दफ्तर पर हमले का दावा किया, लेकिन उधर से खंडन आ गया। बहरीन की सेना ने युद्ध में अब तक 617 मिसाइलें और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात से खबर है ईरान ने हफ्शान गैस फैसिलिटी पर हमला किया और इसे नाकाम कर दिया गया। ईरान के कमाल खराजी की मौत हो गई है। पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी के बारे में कहा जाता है वे अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल थे, लेकिन इसराइल ने इनके घर पर हमला कर दिया, जिसमें इनकी पत्नी की मौत पहले ही हो गई। अब इस हमले में घायल खराजी की भी मौत हो गई। इसराइल ने इसके पहले सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की भी हत्या कर दी,
जिनके बारे में माना जा रहा था कि वे बातचीत की असरदार कड़ी हो सकते थे। बातचीत में शामिल लोगों को जिस तरह से इस्राइल टारगेट कर रहा है, अब कोई अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री आराकची ने कहा है कि ईरान अब कभी भी अमेरिका से बात नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कह रहे हैं, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों को किनारे कर मध्यम ताकतों को आगे आना होगा और तनाव कम करना होगा। इन सभी की पॉलिटिक्स पर यकीन करना मुश्किल होता है। जरूर मैक्रो ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, मगर उनकी कोशिश सिर्फ इतनी होगी कि किसी तरह ईरान को प्रभावित किया जाए और होर्मुज से रियायत मिल जाए। ईरान भी समझता होगा कि होर्मुज उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो इतनी आसानी से होर्मुज का रास्ता नहीं देगा। सभी देशों को होर्मुज पर उसके कंट्रोल को स्वीकार करना होगा। ब्रिटेन में 60 से अधिक देशों की बैठक हुई है। भारत की तरफ से विदेश सचिव ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद है होर्मुज का रास्ता खुलवाया जाए। ईरान के पुल और स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री सब कुछ टारगेट पर हैं। ईरान जानता है कि होर्मुज पर ढीला पड़ा तो इसराइल और अमेरिका उसे और तबाह कर देंगे। उसका जोर इसी पर होगा। होर्मुज तभी खुलेगा जब हमला रुकेगा। इस समय लग रहा है कई देश अमेरिका को छोड़कर ईरान से अलग रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन बात घूमकर वहीं आएगी कि अमेरिका और इसराइल पीछे हटेंगे या नहीं। होर्मुज के खुल जाने से क्या होगा? अगर लड़ाई जारी रहेगी, ईरान खाड़ी के देशों पर टारगेट करता रहेगा, रिफाइनरीज पर टारगेट होंगे। अगर उत्पादन बंद हो जाएगा तेल और गैस का, तो उस खुले हुए समुद्री रास्ते का क्या किया जाएगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।